Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded. आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो बाय डेफिनेशन हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है the minimum amount of energy that is required for an effective collision, that is called as activation energy. So here is the definition of activation of energy. So activation energy के अंदर हम बात करते हैं इफेक्टिव कोलियन की। कोलियन असल में क्या होती है, जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन होता है, एटम्स की आपस में कोलियन होती है। वो कोलियन इफेक्टिव भी हो सकती है और इनइफेक्टिव भी हो सकती है। अब जो इफेक्टिव कोलियन होती है, इसका मतलब होता है इफेक्टिव कोलियन के नतीजे में आपके पास बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड मेकिंग होती है। और इनइफेक्टिव कोलियन के नतीजे में आपके पास बॉन्ड मेकिंग नहीं होती, बल्कि जो एटम्स होते हैं वो फ्लाई अपार्ट हो जाते हैं, मतलब कि दूर दूर चले जाते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जब एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं तो एक ऐसी एनर्जी तक वो पहुंच जाते हैं, दोनों की एनर्जी मिला के एक ऐसी एनर्जी तक वो पहुंच जाते हैं कि वो एनर्जी अब उनको प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने ये तो देख लिया इफेक्टिव कोलियन क्या होती है और इनइफेक्टिव कोलियन क्या होती है। हम कंसीडर करते हैं कि एक एग्जांपल, दो रिएक्टेंट्स हैं, दैट इज A2 है और B2 है। ये दोनों रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रिएक्शन के अंदर और हमारे पास एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दैट इज लाइक दैट। ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाई इन एनर्जी होता है और ये बहुत जल्दी डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रही हैं AB एंड AB, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि इफेक्टिव कोलियंस हुई इन दोनों के दरमियान में, आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना एंड आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डीकम्पोज होके प्रोडक्ट्स के अंदर आ गया। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बना तो कौन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी तक, या एनर्जी, दैट एनर्जी बैरियर जहाँ तक इन दोनों रिएक्टेंट्स की एनर्जी पहुँच गई और उसके बाद वो बैरियर क्रॉस करके वो जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुए। हम यहाँ पर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को भी देखेंगे कि वो किस तरह से कोलियन करते हैं, और हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी उसको समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। So here we get the effective collisions, a little bit information about it. That is when the bond is formed and is going to form, जब atoms जो हैं वो रिएक्शन कर रहे होते हैं, वो करीब करीब आते हैं, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर p ऑर्बिटल आ रहा है और इस डायरेक्शन में भी pz ऑर्बिटल, हम कहते हैं ये pz ऑर्बिटल है, ये भी pz ऑर्बिटल है। ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, बॉन्ड बन सकता है, ये ओवरलैप हो सकते हैं, तो उस केस में भी इफेक्टिव कोलियन होगी। और उसके अलावा एक और तरीके में हम इसको ये ले सकते हैं कि अगर उसी टाइप के एटम्स आ रहे हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाना है, वो अगर आपस में हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, कोलियन कर रहे हैं, तो उस फॉर्म में भी वो इफ़ेक्टिव कोलियन होगी। और जैसे ही टेम्परेचर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, और रिएक्शन कोलियन जो होती हैं वो भी इफ़ेक्टिव हों, तो जो रिएक्शन है वो शॉर्ट टाइम रिएक्शन होता है, यानी कम टाइम में रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ पहुंच जाता है।
देन हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का भी कोई अमल दखल है कोलियंस के अंदर? तो जी हाँ, बिल्कुल इन दोनों एनर्जीज का भी उनके अंदर अमल दखल है। कैसे? जब एटम्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं, बिकॉज वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, वो क्लोज आ रहे हैं। और जब वो क्लोज आते हैं तो एट द मिनिमम डिस्टेंस जब इनके दरमियान रह जाता है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है कब? जब ये एटम्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं। क्लोज आने के बाद क्या होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो साथ ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उनकी। यानी जैसे ही वो स्लो स्लो एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उनकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई। अब ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो हुई है, लेकिन इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है और इस एटम की भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को मिलाकर, वो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ही है ना, उसी को दोनों को मिलाकर वो, अगर काइनेटिक एनर्जी लेस देन होती है एक्टिवेशन एनर्जी के, यानी उस अमाउंट के से अगर लेस हो तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी, जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिएक्शन ने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्शन जो है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू से कम होगी तो रिएक्शन हमारे पास नहीं होगा। एटम्स जो हैं वो कोलाइड करके फ्लाई अपार्ट कर जाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा उसके दौरान। अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल को लेकर आए ग्राफिकल फॉर्म में, तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स जो है ये उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट्स की ये है, बाकी की उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं, कोलाइडिंग शुरू होती है उनके दरमियान, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्रीज करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है ग्राफ, तो इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड दिस इज़ द हाइट जिसको हम या एनर्जी की हाइट जिसको मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये मैक्सिमम एनर्जी है कि जहाँ तक रिएक्टेंट्स जो है वो पहुँच जाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी असल में ये होती है, हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो एग्जैक्टली यहाँ तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसके बाद वो डीकम्पोज होना शुरू होता है। तो डीकम्पोज होते होते वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो डीकम्पोजिशन जब हो रही है तो इसका मतलब है अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इन द मीन टाइम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो, और इन दोनों के हीट एनर्जीज के का जो डिफरेंस है, या इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज का जो डिफरेंस है, वो असल में हमारे पास हीट एनर्जी होती है, या चेंज इन हीट कहते हैं उसे। सो दिस वॉज अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी ज़्यादा थी, रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद वो डीकम्पोज हुआ, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत लेस है रिएक्टेंट्स के निस्बत। तो इसका मतलब है यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। तो एनर्जी जब रिलीज होती है हमें पता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नाउ कम टू द सेकेंड रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, और रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्शन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यानी इनकी आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे वो कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज़ गोइंग टू डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एट दिस साइड। और यहाँ पर आके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि बाद में फर्दर डीकम्पोज होता है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी बहुत कम थी, यानी वो स्टेबल थे। तो जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हुए हैं, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब हुई है। तो हमें पता है एनर्जी जब अब्जॉर्ब होती है इट इज़ ऑलवेज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक हो गया। यहाँ तक अभी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की बात की है।
यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का भी अमल दखल है, यानी कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, यानी रिएक्टेंट की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है या उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस होता है, यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इस टाइम, इन दोनों को आप डिफरेंस लेकर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। देन एग्जैक्टली यहाँ पर भी रिएक्टेंट्स की एक काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ठीक है, और यहाँ से रिएक्टेंट को और यहाँ से रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका डिफरेंस लेके हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। देन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस केस में हमें पता है कि जैसे जैसे ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी उसी हिसाब से कम होगी। जबकि आप इसका कंपैरिजन ऊपर की तरफ से करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर आ गई है। इसका मतलब है यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट्स की कम होगी। और जब आप रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, आप थर्मली स्टेबल रिएक्शंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो जो रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं। देन हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हमें कुछ इंफॉर्मेशंस भी देती है। हम रिएक्शन को स्टडी करना हो तो हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को स्टडी करते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस जो है वो हर रिएक्शन के हिसाब से डिफरेंट होता है। अगर आप बात करें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो हमेशा कम होती है जो है बैकवर्ड रिएक्शन की निस्बत। यानी एक्टिवेशन एनर्जी जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन की, तो हमेशा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू के प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाए। देन रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है कि प्रोडक्ट्स के लिए आसान होता है एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना। जब प्रोडक्ट्स के केस में आप बात करेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी असल में, तो इसके लिए आसान होता है बैरियर क्रॉस करना, इसलिए प्रोडक्ट्स के केस में रिवर्स रिएक्शन जो है वो इजीली हो सकता है। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसका बैरियर कम होता है, प्रोडक्ट्स को आप इजीली रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्टेंट्स को ये डिस्टेंस तय करना पड़ेगा या प्रोडक्ट्स को ये डिस्टेंस तय करना पड़ेगा रिवर्स जाने के लिए, जो कि एक हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर जब आप बात करते हैं कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुए हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेशन एनर्जी तक, जहाँ जब ये रिएक्टेंट्स पहुँचे हैं, तो उस केस में ये हुआ है कि दैट इज़ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसी मुताबिक यहाँ पर प्रोडक्ट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब भी की है। सो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिएक्शन अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इसी में इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियोज़ एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।